अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार कहानी। बच्चे बड़े होकर अपनी अपनी लाइफ में मगन हो गए थे। बेगम भी बच्चों के साथ रहने लगी थी। वालिदा की वफात के बाद मैं अपने कस्बे में बिल्कुल अकेला रह गया था। बस बीते दिनों को याद करके पूरा दिन लाइब्रेरी में किताबों के साथ वक्त गुजार कर रात को अपने घर आ जाता था। घर तो वो होता है जो सिर्फ खानदान के साथ मुकम्मल होता है, वरना तो ऐसा है जैसे मुसाफिर लोग रात गुजारते हैं और दिन को अपनी अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। रात देर से मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने टाइम देखा, रात के 12:30 बज रहे थे। हेलो, कौन? आवाज आई। मेरे दोस्त, मुझे पता है दिन भर आप लाइब्रेरी में रहते हो और वहां पर अपना फोन बंद रखते हो। मेरा दोस्त क्रिस्टोफर था। हेलो मिस्टर क्रिस्टोफर, बड़ी मुद्दत के बाद याद किया है। और सुनाओ, कैसे हो और क्या कर रहे हो? वो बोला, यार सब ठीक ठाक चल रहा है और आपकी तरह मैं भी रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहा हूँ। आज पुराने दोस्तों की याद सता रही थी, इसलिए 1 दर्जन दोस्तों को फोन कर चुका हूँ और इनमें 12वां नंबर आपका है। मेरा नंबर आखिरी क्यों? मेरे सवाल पर वो काफी देर हंसता रहा और मुझे ये जवाब देकर मुतमिन कर लिया कि आखिरी नंबर फैसला कुन होता है। काफी देर हमारे दरमियान गुफ्तगू चलती रही। वो कैलिफोर्निया के नवाही टाउन में एक स्टेट एजेंट का काम कर रहा था और मैंने भी उसे एक मकान खरीदने को कहा। वैसे भी मेरे ख्याल में अब हिजरत करने का वक्त आ गया था। शायद इसी बहाने नई जगह, नए लोग मेरी उदास जिंदगी में कोई खुशगवार हवा का झोंका साबित हो। अमेरिका जैसे मुल्क में जहां खानदानी निजाम दरहम बरहम है, वहां ऐसे इंसानी जज्बों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी बेगम को जब फोन करके बताया कि मैं अपना कस्बा छोड़कर कैलिफोर्निया शिफ्ट हो रहा हूं, तब उसने सिर्फ एक जुमला कहकर फोन बंद कर दिया, तुम्हारी मर्जी, लेकिन पेंशन की रकम बाकायदगी के साथ मुझे भेजते रहना। 1 माह बाद क्रिस्टोफर ने नए मकान का कंफर्म कर दिया। मैंने कुछ जरूरी काम निपटाकर अपना घर रेंट पर देकर कैलिफोर्निया निकल पड़ा। घर सिर्फ इसलिए नहीं बेचा कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अपने आबाई कस्बे आना पड़े तो अपना मकान मौजूद हो, इसलिए मैंने उसे रेंट पर दे दिया था। किसी दौर में कैलिफोर्निया में बड़े बड़े जंगलात पाए जाते थे, लेकिन मौजूदा दौर में इन जंगलात की जगह बड़े बड़े फ्लैट्स और दुकानों की बहुतायत नजर आती है। जिस तेजी से जंगल की कटाई हो रही है, किसी दौर में मैं यहाँ आ चुका था, लेकिन उस वक्त ये फ्लैट यहाँ पर नहीं थे। यहाँ इस मरकजी सड़क पर चौकियां होती थीं और मेरे साथ कुछ नाखुशगवार वाकयात भी पेश आ चुके थे। मेरे कुछ साथियों की मौत भी वाक़ हो चुकी थी और मुझे भी एक भयानक चुड़ैल ने शदीद डराया था और वो अधूरी मुहिम छोड़कर मैं नौकरी से इस्तीफा देकर वापस अपने कस्बे चला गया था। मुझे माजी में खोया देखकर क्रिस्टोफर ने कहा, आप ठीक समझे, ये वही जगह है जहां एक चौकी पर आप तैनात थे। क्रिस्टोफर ने मेरे लिए 3री मंजिल पर एक फ्लैट सिलेक्ट किया था जो 2 कमरों पर मुश्तमिल था। मुझे वो फ्लैट पसंद आया और बाद-ए-ज़ां कागजी कार्रवाई के बाद वो फ्लैट मैंने खरीद लिया। वो टोटल 36 मंजिला इमारत थी। फ्लैटों के सामने बहुत सी दुकानें, रेस्टोरेंट्स, बैंक, पार्क, जबकि इतराफ में अब भी जंगलात मौजूद थे। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया जाने वाली मरकजी सड़क मौजूद थी। मेरा वक्त कुछ इस तरह गुजर रहा था कि सुबह सवेरे अखबार, नाश्ते के बाद कमरों की सेटिंग, फर्नीचर, कुर्सी, टेबल की जगह सिलेक्ट करना, बाहर दुकानों और सब्जी फ्रूट की शॉप्स पर विजिट करना, लोगों से मिलना जुलना और शाम को रेस्टोरेंट पर खाने के बाद वापस अपने फ्लैट में आ जाना था। इसी रूटीन में पूरा महीना गुजर गया। चूंकि फ्लैट्स के चारों तरफ जंगल था, इसीलिए लोग रात को बाहर जाने से कतराते थे और मुझे तो कुछ अफवाहें भी सुनने को मिली। एक दिन मैं सामने वाले रेस्टोरेंट में चाय पी रहा था तो बराबर में बैठे एक मर्द और औरत, जो गालिबन मियाँ बीवी थे, बातें कर रहे थे। औरत मर्द से कह रही थी, देखो, मैंने आपको मना किया था ना यहाँ पर फ्लैट मत खरीदो, लेकिन आप जानबूझकर कैलिफोर्निया में शिफ्ट हुए हैं। यहाँ रात को वो चुड़ैल घूमती है और हम दोनों ने अपनी आंखों से उसे देखा भी है।
शुक्र है कि अब फ्लैट अच्छी कीमत में बेच दिया है। वो दोनों शदीद डरे हुए थे और शायद यहाँ से अब कहीं और शिफ्ट होने का प्लान बना रहे थे, लेकिन मैंने उनकी गुफ्तगू में दखल नहीं दिया। अब तो मुझे भी तजस्सुस होने लगा था। मैंने चाय की प्याली खत्म की और सीधा फ्लैट के चौकीदार के पास आया। यहाँ सिक्योरिटी का अच्छा खासा बंदोबस्त था और 24/7 सिक्योरिटी गार्ड दस्तयाब थे। चौकीदार एक मोहम्मद शख्स था जिसका नाम जैक था। मेरी भी उससे वाकफियत हो गई थी। दरअसल वो भी मेरी तरह अमेरिकन आर्मी में सर्विस कर चुका था। जैक ने इंतहाई अहम मालूमात दी। साहब, इन फ्लैटों में आए रोज किसी न किसी का मर्डर हो जाता है और हैरत अंगेज तौर पर आज तक पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल सका। तभी तो लोगों में किसी अनजान कातिल को लेकर काफी खौफो हरास फैला हुआ है। लगता है मेरी बोरिंग लाइफ को एक मकसद मिल गया था। मौसम काफी सर्द था। गर्म कपड़े और कंबल खरीदने में बाजार आया हुआ था। बाजार में काफी भीड़ थी। मैंने कुछ सामान खरीदा और घूमते घूमते एक स्टॉल के सामने रुक गया। वो पुराने सामान का स्टॉल था जहां हर चीज सलीके से सजी हुई थी। अचानक मेरी नजर एक पुराने तीर कमान पर पड़ी जो जदीद दौर की मशीन गन से मुशाबियत रखता था। दुकानदार ने भी मुझे गौर से देखा और खुशामदी अंदाज में बोला, साहब क्या देख रहे हो? इससे अच्छा और मजबूत तीर कमान पूरे कैलिफोर्निया में नहीं मिलेगा। इसकी खूबी यह है कि यह खास चुड़ैलों के शिकार के लिए बनाया गया है और इससे आप बड़े से बड़े खूनख्वार जानवर का भी शिकार कर सकते हैं। दुकानदार की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। इस मनहूस तीर कमान के बारे में शायद मैंने लाइब्रेरी में किसी किताब में पढ़ा था कि माजी में लोग चुड़ैलों के शिकार के लिए इस किस्म के हथियार का इस्तेमाल करते थे। मैंने ये भी पढ़ा था कि आतिशी बारूद या कारतूस से उन पर कोई असर नहीं पड़ता और हॉलीवुड वालों ने भी इस मौजू पर काफी सारी फिल्म्स बना रखी हैं। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है, शायद मुझे इसकी जरूरत पड़ जाए। मैंने जेब से पैसे निकाले और दुकानदार से वो तीर कमान और काफी तादाद में तीर खरीद लिए। वैसे तो मेरे पास लाइसेंस शुदा बंदूकों की अच्छी खासी कलेक्शन मौजूद थी, लेकिन मेरा जहन शायद तख्लीकी है, इसलिए हर वक्त कुछ नया करने और सीखने की तरफ माइल रहता है। रिटायरमेंट की जिंदगी और अब अपने अधूरे इरादों की तकमील के लिए मैं कोशा था। वैसे मैं बूढ़ा तो नहीं, एक लंबा अरसा खाना बदोशी के बाद कुछ ठहरे हुए लम्हे और ऊपर से मेरी तन्हाई पसंद आदत और अंदाज ने मुझे बूढ़ा बना दिया था। आज बैंक जाना था और फिर पोस्ट ऑफिस। भाई बेगम ने सख्ती से ताकीद कर रखी है कि हर माह की यकुम को पेंशन की रकम लेट नहीं करनी चाहिए। वैसे तो फोन पर हेलो हाय होती रहती है, बच्चों को भी तो फोन करना पड़ता है, वो तो सिर्फ अपनी अपनी जरूरतों के लिए ही मुझे याद करते रहते हैं। चलो इसी बहाने अमेरिका जैसे मुल्क में भी जहां ओल्ड होम एक फैशन हो और बूढ़े माँ बाप को बोझ समझा जाता है, ऐसे मुल्क में कोई खानदानी निजाम को बरकरार रखते हैं। खैर मैं अभी तैयार हो रहा था कि अचानक बाहर एक शोर बर्पा हो गया। बाहर हर तरफ पुलिस ही पुलिस थी। पता चला ऊपर 6 नंबर फ्लैट में किसी नौजवान का खून हो गया था जो अकेला रहता था। पुलिस ने लाश को एम्बुलेंस में डाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इन्वेस्टिगेशन के लिए हर तरफ पुलिस फैल गई। मुझसे भी चंद सवालात किए गए और फिर क्लियर होने के बाद छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक किसी जानवर ने बड़ी बेदर्दी से उस नौजवान को मारा था, लेकिन सब हैरान थे कि इतने बड़े फ्लैट में और इतनी बड़ी बिल्डिंग में वो खूंखार जानवर या दरिंदा कहां से आया। शायद ये सिलसिला काफी वक्त से चला आ रहा था। लोग बता रहे थे कि पहले भी इसी तरह इन फ्लैट्स में ऐसी वारदातें हो चुकी हैं और ताजुब की बात यह थी कि वो खूनी सिर्फ सिंगल रहने वाले अफराद ही का खून करता था। लेकिन पुलिस अब तक नाकाम नजर आ रही थी। हर तरफ खौफ का आलम था, हर तरफ सनसनी फैली हुई थी। लोग चेमगोइयां कर रहे थे कि इन वारदातों के पीछे किसी गैर मर्ई मखलूक का हाथ हो सकता है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। काफी अरसे तक मैं अपने तई इस मामले की रिसर्च करता रहा, लेकिन हर मर्तबा मेरे ख्यालात बिखरते रहे।
अभी तक की तहकीक के मुताबिक फ्लैट में होने वाले कत्ल किसी आम इंसान ने नहीं किए थे, जबकि अफवाहों का बाजार हनूज गर्म था। चौकीदार जैक के मुताबिक उसने किसी जवान औरत को रात के वक्त फ्लैट्स के बाहर भटकते देखा है, लेकिन फ्लैट के अंदर क्या होता है वो उसे मालूम नहीं। मैं भी तो सिंगल रहता था, तो क्या अगला शिकार मैं तो नहीं? मुझे एहतियात करनी चाहिए। मेरे पास एक गन हर वक्त लोड पड़ी रहती थी और वो तीर कमान भी मैंने संभाल कर रखे हुए थे। हर इतवार को मैं पादरी साहब से मिलने चर्च जाया करता था। वो मुझसे काफी मानूस हो गए थे। उन्होंने मेरे इसरार पर कुछ मुकद्दस अल्फाज सिखाए थे। मैंने उन्हें दरख्वास्त की थी कि कभी कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए कि मैं इत्तफाक से अगर किसी गैर मर्ई मखलूक यानी जिन्नात वगैरह के आमने सामने हो जाऊं, तो ऐसी सूरत हाल में मैं खुद को कैसे बचा पाऊं। तो उन्होंने मुझे कुछ मुकद्दस अल्फाज बताए थे। अगर ऐसी सूरत हाल में मुझे वो अल्फाज याद आ गए तो वो मखलूक या जिन या चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसा मानना था पादरी साहब का। खैर, मैंने वो मुकद्दस अल्फाज याद कर लिए थे। वैसे पादरी साहब ने भी इस बात की तरफ इशारा किया था कि ये सारे फ्लैट्स आसेब ज़दा हैं। कोई है जो इंसानी रूप में हमारे साथ ही रह रहा है और इन्हीं फ्लैट्स के अंदर उसका बसेरा है, लेकिन वो कौन है ये कोई नहीं बता सकता था। चुड़ैल भी हो सकती है या फिर कोई सीरियल किलर, जिन भी हो सकता है और इंसान भी। आज सुबह से ही बारिश हो रही थी और बिजली की आंख मचोली जा रही थी। रात काफी तारीक थी, सर्दी अपने अरूज पर थी। ऊपर से बारिश और बर्फीली हवाओं ने तो सर्दी में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया था। लोग वैसे भी डरे सहमे हुए थे, नॉर्मल हालात में भी बाहर निकलने से डरते थे। मैं खाना खुद ही पकाता हूँ, कभी कभार रेस्टोरेंट भी जाकर खाता हूँ। बिजली आज बार बार जा रही थी, इसलिए आज किसी किताब को हाथ नहीं लगाया, वरना रोज रात के तक मुताले में मसरूफ रहता था और पढ़ते पढ़ते सो जाता था। बाहर मौसम काफी खराब था, जो कि अंदर फ्लैट में महसूस भी हो रहा था, क्योंकि हर वक्त मैं बाहर वाली खिड़की खोलकर सोता हूँ। बाहर खूब अंधेरा छाया हुआ था और बिजली की कड़क और रोशनी से डर में मजीद इजाफा हो रहा था। आज कॉफी के साथ मैंने विस्की के पैक भी लगाए थे। तन्हाई और खाना बदोशी ने सारे खौफ दूर कर दिए। यही वजह है कि मुझे अकेले डर नहीं लगता था। लोगों और पुलिस ने मुझे काफी समझाया था कि अकेले रहने के बजाय किसी फैमिली मेंबर या फिर किसी दोस्त को अपने साथ रहने के लिए कह लूं, ताकि अनदेखे कातिल का शिकार होने से बच जाऊं। लेकिन मैं तो इस डर और डर की वजह को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। जोर जोर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बारिश के शोर के साथ अब दरवाजा खटखटाने का शोर भी शामिल हो गया था। रात के कौन हो सकता है? मैंने खुद कलामी की। मेरा तो यहाँ कोई वाकिफ भी नहीं है। नई जगह, नए लोग, फिर कौन है दरवाजे पर? मैंने मोबाइल पर टॉर्च ऑन की, शायद किसी को मदद दरकार हो। मैंने दरवाजा खोला। बाहर एक खूबसूरत खातून खड़ी थी। छतरी उसके हाथ में थी, शायद बाहर जाने के लिए तैयार थी। एक्सक्यूज मी, मैंने इस वक्त आपको डिस्टर्ब किया है शायद? उसके कहने पर मैंने इधर उधर देखा। वहां पर उस खातून के सिवा और कोई नहीं था। उसने अपनी बात जारी रखी। दरअसल मैं नींद की दवाई खाती हूँ और दवाई खत्म हो गई है। सोचा शायद आपके पास भी हो। वैसे मैं बाहर मेडिकल स्टोर की तरफ जा रही हूँ। चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैडम आई एम सॉरी, मैं तो नींद की गोलियां नहीं खाता। अगर पैसे नहीं तो? ओह ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं वो डर। उसने मेरी बात काटते हुए डरते डरते फीकी हंसी से मुझे जवाब दिया। एक तो मौसम खराब, अंधेरा और अकेली औरत, कोई भी ऐसी सिचुएशन में डर जाता, ये मुझे खूब पता था। हम दोनों कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। लाइट नहीं थी, लिफ्ट बंद थी। वैसे भी हम तीसरी मंजिल पर थे। उसका हाथ मेरे कंधे पर लगा तो जैसे 1000 वोल्ट बिजली का मुझे झटका लगा। मैंने फौरन फासला रखा। न जाने एक सेकंड के अंदर क्या हो गया, मेरा बीपी बढ़ गया। आखिरकार ग्राउंड फ्लोर पर चौकीदार नजर आया। हम दोनों उसके पास गए और पूछा, कोई मेडिकल स्टोर तो नहीं खुला इस वक्त? सर इस वक्त तो सारे स्टोर्स बंद पड़े हैं। कोई इमरजेंसी है तो बताएं, डॉक्टर को फोन कर देते हैं। दरअसल इन मैडम को नींद की दवाई चाहिए, अगर आपके पास है तो। कौन सी मैडम सर? यहाँ तो आपके अलावा कोई नहीं है।
मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा। अरे अभी तो यहीं थी, हम दोनों साथ आए थे, इतनी जल्दी कहाँ चली गई वो? अरे सर, लगता है आपने विस्की कुछ ज्यादा ही पी रखी है, जाएं आराम करें अपने कमरे में। नहीं, ये शराब का नशा नहीं हो सकता, मैं काफी सालों से पीता आ रहा हूँ। उस खातून ने बाकायदा मेरे से बातें की हैं, फिर ये चौकीदार क्या कह रहा है? मैं वापस अपने कमरे में आ गया और बाकी की रात मैंने सोच सोच कर गुजारी कि मेरे साथ क्या सीन हो गया। सुबह को फिर बाहर शोर से मेरी आंख खुली। बाहर निकला तो हमारी तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट में एक जोड़ा मुर्दा पाया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों का कत्ल सेम उसी तरीके से हुआ है जिस तरह पहले भी कत्ल हो चुके हैं। फिर वही इन्वेस्टिगेशन और लोगों ने बेजा सवाल पूछ पूछ कर तंग करना शुरू कर दिया। मैंने भी इंस्पेक्टर साहब को रात वाला वाकया सुनाया, लेकिन उसने एतबार नहीं किया और मुफ्त मशवरा भी दिया कि पीना कम कर दो। मेरा शक अभी यकीन में बदल गया था। ये सारे खून उसी चुड़ैल ने किए थे जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, जो कई साल पहले इसी जगह पर चौकी में मिली थी और मेरे कुछ साथियों को उसने मार डाला था। वो जंगलात और चौकियां तो खत्म हो गई, अब उस चुड़ैल का बसेरा इन फ्लैट्स में है और कोई नहीं जानता कि उसका अगला शिकार कौन है। अब मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई थी। हस्बे साबिक पुलिस को कुछ भी ना मिला, लेकिन लोग तेजी से फ्लैट खाली करके जा रहे थे। हर तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल थी। पुलिस पर मीडिया का काफी प्रेशर था। 3 दिनों से टीवी ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। हमारे इलाके यानी कैलिफोर्निया के जंगलात में एक पुरस्कार उड़न तश्तरी देखी गई है, जिसकी कुछ सीसीटीवी फुटेज बार बार दिखाई जा रही थी। तो क्या यहाँ पर होने वाले मर्डर के पीछे किसी एलियन का हाथ था? ऐसे ख्यालात हर वक्त परेशान करते रहे। यूं ही रात को आसपास के जंगलों में चला जाता और फ्लैट्स के आसपास भी भटकता रहता। मैंने जिंदगी में बहुत काम किया था और अब मुझे काम की जरूरत भी नहीं थी। मैं यही सोचता था कि शायद उस कातिल चुड़ैल या इंसान जो भी है अंजाम तक पहुंचाकर समाज सेवा करूं, लोगों को मुसीबत से निकालूं। इसीलिए मैं अपने पूरे तरीके से कोशिश कर रहा था। बेशक कैलिफोर्निया पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और मैं तो ऐसी एडवेंचर लाइफ का आदी भी तो था। हालात नॉर्मल रूटीन पर आने लगे थे। मैं रात के खिड़की से बाहर देखता रहता था। हर तरफ घिरे जंगलों से भेड़ियों के चिल्लाने का शोर किसी अनजान खतरे से शायद आगाह कर रहा था। आज रात भी दूर दूर से भेड़ियों और गीदड़ों के भौंकने की आवाजें जोर जोर से आ रही थीं। उन आवाजों में शेर और चीते की आवाज भी शामिल हो गई थी। शायद जंगली जानवरों को पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। मैं बार बार कॉफी पी रहा था, फिर भी सर्दी की शिद्दत कम नहीं हो रही थी। एक लंबा गर्म कोट जेब तन किया हुआ था। अब सोना चाहिए। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। फौरन मेरी आंख खुल गई। मैंने तीर कमान की तरफ देखा जो मेज पर पड़ा था। दरवाजा खोला तो वही औरत खड़ी थी जो अचानक गायब हो गई थी। मेरी इजाजत के बगैर ही वो अंदर कमरे में दाखिल हो गई। अरे ये क्या मैडम, यूं आधी रात को किसी के कमरे में इस तरह दाखिल होना अच्छी बात नहीं। वो खामोश रही। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। ओ माय गॉड, वो अपनी असली सूरत में आ गई थी। एक भयानक चेहरा था उसका। मैं उसको पहचान गया। ये वही थी। इंसानों की तरह मुझसे भी गलती हो गई थी जो कई साल पहले मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया था। मुझे पता था तू दोबारा आएगा। वो सरद से मुझ पर लपकी और अपने नुकीले तेज नाखूनों से मेरे चेहरे और पीठ को बुरी तरह नोच डाला और मुझे उठाकर मेज पर पटक डाला। मैं बुरी तरह जख्मी हो गया था, लेकिन अचानक मुझे पादरी साहब के बताए हुए मुकद्दस अल्फाज याद आ गए। वो अल्फाज जूं ही मेरे मुंह से निकले, वो सुनकर भयानक चुड़ैल पीछे हटने लगी और अपने कानों पर हाथ रख लिया। मुझे थोड़ी मोहलत मिल गई थी तो मैंने फौरन तीर कमान उठाकर उस पर तीरों की बरसात कर दी जो उसके जिस्म में पेवस्त होती गई। एक लम्हे के अंदर 36 तीर उसको मैंने लगाए। वो बुरी तरह जख्मी होकर गिर पड़ी और मैं भी गिर गया। वो मेरे सामने तड़प रही थी और आखिरी सांस लेते हुए उसका वजूद जलकर बिल्कुल राख हो गया। उसने मुझे भी सख्त जख्मी कर दिया था और मैं भी होशो हवास से बेगाना होता गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अस्पताल के बेड पर मौजूद था। मैं खुश था कि मैंने लोगों को कत्ल करने वाली उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम वासिल कर दिया था।